जय मिथिला, जय भारत। आप सभी को इस विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला भाग 2 के लोकार्पण समारोह में। मिथिला केवल एक भूगोल नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता का एक जीवंत अध्याय है। यह भूमि माता सीता, विद्यापति जी, गार्गी जी और अनगिनत विद्वानों की कर्म भूमि रही है। आज हम उस परंपरा को आधुनिक स्वरूप में सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमारे समय के 25 ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने समाज और राष्ट्र के निर्माण में अनमोल योगदान दिया है। हमारे अतिथियों और लेखक श्री विवेकानंद झा को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को इस सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी के लिए आमंत्रित करती हूँ। Good morning, respected guests, friends, and fellow lovers of literature and culture. It is my pleasure and honor to welcome you all to this grand celebration, the launch of Living Legends of Mithila Part 2, authored by the accomplished writer and public intellectual Sri Vivekanand Jha. Mithila, as we all know, is not just a region. It is a living chapter of India's ancient heritage. The land of Mata Sita, Vidyapati and Gargi ji, Mithila has nurtured scholars, poets, philosophers and thinkers who have enriched the soul of Indian civilization. Today's event is a tribute to their timeless spirit and more importantly to those contemporary legends who have walked that path in the modern era. This book honors 25 such individuals who in various ways have upheld the dignity and intellect of our culture. I extend a warm welcome to our esteemed speakers and guests who have joined us from across India and especially to the author whose tireless efforts have given us a book that is both a record and a celebration. Let us begin the occasion with a sense of gratitude, curiosity, and shared pride. Thank you. थैंक यू आकांक्षा जी, आपने बहुत अच्छा स्वागत भाषण दिया। आप सभी से आग्रह जो अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखें। जिस आयोजन की शुरुआत प्रार्थना से होती है वहां पे शुभता और शुद्धता स्वयं प्रकट होती है। तो मैं ईश्वरी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और प्रार्थना मैथिली गीत लोकगीत सुनाए। जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भाविनी मां सहज सुमति वर दियहि गोसावनी अनुगति गति तुआ पाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी वासर रानी सवासन शोभित वासर रानी सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा कतो के दैत्य मारी मुख मेलली कतो गली करु कुमुड़ा। जय जय भैरवी असुर भयावनी सामर वरन नयन अनुरंजित सामर वरन नयन अनुरंजित जलद जोग फुल को
कटक विकट ओठ पुट आंडरी लिदर पेल फुल को का जय जय भैरवी असुर भयावनी घन 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 घुघुरु कट जय घन 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 घुघुरु कट जय हन हन कर विद्यापति कवि तुअ पद सेवक पुत्र विसरु जनु माता जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियई गोसावनी अनुगति गति तुआ पाया जय जय भैरवी असुर भयावनी। बहुत सुंदर ईश्वर जी, बहुत अच्छा। यह गीत मिथिला में हर एक घर में किसी भी शुभ कार्य होता है तो ये गाया जाता है। ये देवी माँ की गीत है जिसको हर पूजा हो, शादी हो, उपनयन हो, कोई भी शुभ कार्य हो उसमें हर घर में गाया जाता है। बहुत सुंदर ईश्वरी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री संजय झा जी, जो फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में गहरी विशेषज्ञता रखते हैं। मूलतः बिहार के मिथिलांचल जिले से हैं। ओमान में 12 वर्षों तक थे, अभी वर्तमान में दुबई में है। इसी कार्य के लिए यहाँ बुक लॉन्च के लिए आए हैं। यहाँ पे मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो आए और अपने विचार साझा करें। नमस्कार। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज हम सब लोग इस पवित्र काम के लिए, मैं इसको पवित्र काम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लेखक का मेरे मन में बहुत ही सम्मान है। मिथिला की जो परंपरा है, जब हम राजर्षि जनक की बात करते हैं तो माँ सीता की बात करते हैं, वो सब साधना से भरपूर है। और लेखक का काम भी मुझे साधना का लगता है। विवेकानंद जी खास करके इस साधना की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने मिथिला के मूल भाव को, और इनका यदि हम दायरा देखें लेखन का तो बहुत सारे पॉलिटिकल इनके बुक्स हैं। करीब आज तक 15 किताबें इन्होंने इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। हजारों मेरे ख्याल से कॉलम्स इनके आते रहते हैं रेगुलरली। सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं और इन्होंने बहुत वेरीड, जो बोलते हैं कि बहुत अलग अलग दायरों में रह करके बहुत सारी किताबें लिखी हैं। पॉलिटिक्स पे भी है, नॉवेल भी है और धर्म मीमांसा भी है। तो मिथिला से जो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें मैंने पहली बात की आपको साधना की। फिर आप देखेंगे यदि हम आदि शंकराचार्य की बात करें तो आदि शंकराचार्य जी को मंडन मिश्र का आपने नाम सुना होगा, जो कि सच्ची घटना है। मतलब ये हम रामायण महाभारत को जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने एक अलग रूप दिया है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आधुनिक इतिहास की बात है उसमें आदि शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। और फिर भारती मिश्र जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने समझिए कि इनको हराया था शंकराचार्य जी को। फिर बाद में शंकराचार्य जी ने 1 महीने का किसी दूसरे के देह में प्रवेश करके फिर उन्होंने शास्त्रार्थ को अंत पर जीता था। यदि हम और रिसेंट समय में आते हैं तो शंकर मिश्र, अयाची मिश्र, इनका भी नाम आपने सुना होगा, जो 5 साल में जिनके बारे में कहा जाता है कि बालो हम जगदानंदा ना बाला माँ सरस्वती। तो मैं 5 साल का हूँ, लेकिन मेरी सरस्वती जो है वो बच्ची नहीं है। मैं पूरा समझिए कि ब्रह्म वेद सबको जानता हूँ। तो ज्ञान की परंपरा, साधना की परंपरा, ये मिथिला की धरोहर है। और इन चीज़ों को अपने अपनी लेखिका में
विवेकानंद जी ने बहुत बखूबी साझा किया है। खास करके जब हम आज के विजन की बात करें तो इस सीरीज का जो पार्ट 1 है 2018 मेरे ख्याल से आया था, और 25 उस समय जो लिविंग विजन थे मिथिला के, जिसमें शारदा सिन्हा जी और बहुत सारे गणमान्य लोग थे, उनको शामिल किया गया था। और कुछ सालों बाद इन्होंने फिर दूसरा जो पार्ट 2 अभी रिलीज किया है या रिलीज कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मल एक लॉन्च था वो गांधी संग्रहालय पटना में हुआ कुछ महीने पहले। और विवेकानंद जी की इच्छा थी कि यहाँ भी गल्फ में भी हो, खास करके मेरे रहने के कारण। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दुबई में करूँ या कहाँ करूँ। मुझे लगा कि नहीं, दुबई तो चलिए हम नौकरी कर रहे हैं, बाकी सब घर तो यहीं पे है। तो आप सबसे मिलने का भी मौका मिला, और इस एक चीज को जो बुक लॉन्च है लिविंग विजन पार्ट 2 का, वो मैं यहाँ पे हमने निर्णय लिया और बहुत लोगों का सपोर्ट है। तो विवेकानंद जी से हम खास करके सुनेंगे इस बुक के बारे में। जब आप कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में उसको समराइज करते हैं तो काफी रिसर्च का भी काम होता है। तो मेरे ख्याल से जो पार्ट 2 है इसमें 2 साल से ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया, अलग अलग जगह, नेपाल, मिथिला, पूरे बिहार, झारखंड, ये सब जगह जाकर के जिन लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके साथ समय बिताया, और काफी ढंग से रिसर्च करके मैंने ये पुस्तक निकाली है। लगातार इनका लेखन का काम चलते रहता है। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले इन्होंने एक और किताब लॉन्च की है, लिखी है, लॉन्च शायद होने वाला है। पहलगांव कारण मोदी जी नहीं किया, अदरवाइज मेरे ख्याल से नीतीश जी करने वाला है। तो बहुत सारे इनके पॉलिटिकल व्यूज, लिटरेरी व्यूज, बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे खुशी है कि इस शुभ मुहूर्त पे मैं भी आ पाया हूँ और आप लोग आ पाए हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका व्याख्यान सुनकर हम लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत कुछ जानने को मिला। अब मैं संजय जी के भावों के बाद अब मैं आदरणीय नागेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए, हमें स्नेहमयी शब्दों का मार्गदर्शन दे। मैं नागेश जी के बारे में 2 लाइन बोलूंगा। श्री नागेश जी एक बहुयामी व्यक्ति के धनी है, जो भारत के 2 सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक से गहरा जुड़ाव रखते हैं। वे न केवल इन दोनों राज्य के निवासी हैं, बल्कि वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय गतिविधियों में सक्रिय योगदान देने वाले एक समर्पित समाज सेवी भी। वर्तमान में संस्कृत विंग के को कन्वेनर हैं, और यहाँ पे प्रतिष्ठित कंपनी में हेड ऑफ ऑडिट। हेलो, ऑडिट देखते हैं। तो आइए हम सब मिलकर नागेश जी को स्वागत करते हैं। सभी को नमस्ते। आप सभी को सुन रहे हैं? मुझे आप कभी कभी गर्व होता है मेरे आवाज पर, क्योंकि मेरा आवाज थोड़ा सा तगड़ा है। ठीक, तो मुझे पहली बार ऐसे बुक लॉन्च के एक कार्यक्रम में बुलाया गया, ये पहला अनुभव है। सकता है मेरा कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करूँ। जैसे इस बुक के जो ऑथर है विवेकानंद जी, अच्छा, उनके नाम से, विवेकानंद के नाम से जुड़ा हुआ है। जो उन्होंने बुक अभी तक लिखा हुआ है, इससे हमको पता चलता है कि जो विवेकानंद जी के में एक भाव था देश के बारे में और हमारा संस्कृति के बारे में, उसी विषय को लेकर उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है, जो केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो भारत के निवासी है उनको भी इंस्पायर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कोई पुस्तक लिखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे अभी संजय जी ने भी बताया कि हम एक पुस्तक लिख रहे हैं तो उसमें 25 लेजेंडरी के बारे में लिखा गया। तो 25 लेजेंडरी के बारे में जानना तो एक बहुत बड़ा काम है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा कि एक साधना है, रिसर्च करना पड़ता है तब जाके, क्योंकि जो भी हम पुस्तक लिखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के जमाने में वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। कुछ भी लिखा फिर उसके बारे में कंट्रोवर्सी बहुत हो जाता है, उसके रेफरेंसेस, उसके क्या था क्या नहीं, ताकि जो सही विषय लोगों तक जाए, ताकि
उससे लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। हम सभी जानते हैं ये जो पुस्तकें हैं ये हमारे लिए एक नॉलेज भी है और इंस्पिरेशन का एक सोर्स भी है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं विकास भारत की जो है विकास तो होना चाहिए, उसके साथ साथ विरासत की विकास भी होना चाहिए। तो जो एक देश में जो व्यक्ति रहते हैं अगर उनको अपने इतिहास के बारे में पता ना हो तो उस पीढ़ी से ऐसे कोई काम नहीं हो सकता जिससे आगे आने वाले पीढ़ी उसके ऊपर गर्व महसूस करे। तो उसके लिए जो विवेकानंद जी ने एक पुस्तक लिखा है तो इससे हम सभी को एक मार्गदर्शन मिलेगा। और जैसे अभी हम सभी मिथिला से बिलोंग करते हैं। मिथिला जो है एरिया भारत और नेपाल के साथ जुड़ा हुआ। इससे दो चीज हो सकता है, जो हमको इसके बारे में नॉलेज मिलने से हम अपने देश के पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रिलेशन रख सकते हैं। और जब हमें अपने एरिया के बारे में अपने लेजेंडरी के बारे में जितना मालूम होगा, जितना हमें उसके नॉलेज होगा, उससे हमें वो एक गर्व का महसूस हो सकता है, जिससे हम और अच्छा काम कर सकते हैं। केवल देश विकास होने से नहीं चलेगा, देश के जो लोग हैं उनको अपने देश के बारे में अपने आइडेंटिटी के बारे में गर्व होना जरूरी है। तो इस पुस्तक से हम सभी को अच्छा एक मार्गदर्शन मिल सकता है। इस पुस्तक में थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, मेरा ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है। उनका जो पुस्तक है उसमें लोकल आइडेंटिटी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको हम कौन है इसका पहचान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश के ऊपर बहुत आक्रमण हुआ, उसके बाद हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हुआ था, जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे तो अच्छे काम कर नहीं सकते। तो विवेकानंद जी ने प्रयास किया है कि खुद अपना आइडेंटिटी क्या है, और उसमें जो भी उन्होंने जो पुस्तक लिखा है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, या और बहुत सारे पुस्तकें लिखे हैं, उसमें एक तो इंडिविजुअल सिस्टम प्रोसेस, इसके बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। ये जो लिविंग लेजेंड जो पुस्तक है केवल एक पुस्तक ही नहीं है, एक कल्चरल टेस्टिमनी भी है। इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट और रिकॉर्ड्स भी है, और 25 लोगों के बारे में, लेजेंडरी लोगों के बारे में जानने के लिए हम सभी को एक मौका है। ताकि केवल आप लोग तो डायरेक्ट मिथिला से बिलोंगिंग करते हो, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी एक मौका मिलेगा कि इसमें क्या क्या कौन कौन लेजेंडरी है, ताकि हम उनके बारे में समझ सके उनका क्या योगदान है, और उन्होंने समाज और देश के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। It is a source of pride for Mithila people and source of inspirational for every Indian, especially for youth. क्योंकि आज के जो यूथ है इनको अपने देश के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमारा जनरेशन को ही थोड़ा बहुत पता है, वो आगे वाला जनरेशन में बहुत कम रहे। तो ऐसे जो पुस्तकें हैं जिसको हम पढ़े ताकि हमें अपने इतिहास के बारे में पता चले, और स्पेशली जो एरिया में हम बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और ये पुस्तक जो है इट सर्व्स बोथ एज अ मिरर एंड मैप। मिरर मतलब है आईना, दैट रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल ब्रिलियंस ऑफ मिथिला, एंड मैप गाइडिंग फ्यूचर जनरेशन टुवर्ड्स मीनिंगफुल इम्पैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे चीज हमको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। इस अवसर पर मैं विवेकानंद झा जी को, श्री विवेकानंद झा जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ इस लॉन्च पे, और आप सभी लोगों को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम नागेश जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने सुंदर विचार रखे हैं। अब मैं सादर आमंत्रण करता हूं श्री सुरेंद्र स्वामी जी का, जो अपने दिव्य विचारों से इस कार्यक्रम को और गरिमा में बनाएंगे। श्री सुरेंद्र स्वामी जी का प्रखर नेतृत्वकर्ता, दूरदर्शी विचारक और समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, मूलतः राजस्थान के उदयपुर से ताल्लुक रखते हैं। ये MSc फिजिक्स एंड IT में किए हुए,
पीएचडी फिजिक्स में किए हुए। वे एक प्रतिष्ठित कंपनी में हेड ऑफ आईटी कार्यरत थे। वर्तमान में वे ओमान स्थित इंडियन स्कूल बोर्ड के वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहां वे शिक्षा और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। तो आए सब मिलकर सुरेंद्र स्वामी जी का स्वागत करें। सभी को सादर नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी आज एक जिसको कहना चाहिए पुण्य अवसर पे, मैं तो इसको एक पुण्य अवसर ही समझता हूँ, उसके ऊपर एक साथ एकत्रित हुए हैं। किताब को एक लिखना, पुस्तक को एक लिखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एक सामान्य विषय नहीं है। कई बार मेरे भी मन में विचारों की बहुत श्रृंखला चलती है। जब हम सब लोग सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो समाज जीवन में काम करते करते अपने अपने अनुभवों के आधार के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना और उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक कला है। हम लोगों का इतना लंबा अनुभव होने के बाद में भी मन में इस तरह का कभी विचार या इस तरह की कल्पना कभी आती है कि कोई पुस्तक लिखनी है, तो शायद उस समय जो शब्द है वो शब्द शायद थोड़े कम पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस तरह से पुस्तक लिखना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद विवेकानंद जी को, और हम सभी लोग उनके इस कार्य की प्रशंसा के लिए यहाँ एकत्रित हैं, इसलिए हम सबको भी साधुवाद। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इस तरह की पुस्तकों में मुझे लगता है, पुस्तक के बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जगह वो तो हम सब लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, हमारे जैसे जो भारतीय हैं जो काफी समय से भारत के बाहर रह रहे हैं, इसी तरह से हमारी भारत में रहने वाली जो हमारी अब की जनरेशन है, जो अब की पीढ़ी है, इस पीढ़ी को हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इतिहास के बारे में, हिस्टोरिकल जिसको हम कहेंगे, इस तरह का इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री, लिटरेरी हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, इसके बारे में अगर आज हम अपनी युवा पीढ़ी को पूछेंगे तो मुझे लगता है कि हमको कई बार गर्व तो शायद महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम अपने ही घर में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ध्यान में आएगा, अपने ही घर में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो ध्यान में आएगा कि मिथिला कहाँ है, उसका भारतीय मानचित्र के ऊपर स्थान कौन सा है, कौन कौन सी नदियां वहां से हैं, पुराना मिथिला और आज जो क्षेत्र है वहां का, उस क्षेत्र में कौन से राज्य हैं, इनके बारे में भी शायद हमको जिसको कहना चाहिए सटीक जानकारी नहीं होगी। ये आश्चर्यजनक भी हो सकता है, हमारे लिए दुखद भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है। और इसी वास्तविकता को चैलेंज करने के लिए अगर विवेकानंद जी जैसे जिनको कहना चाहिए लेखक, और उनका प्रयास, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सराहनीय है, उसको अप्रिशिएट हर लेवल पे करना चाहिए, उसको हर लेवल के ऊपर प्रमोट करना चाहिए। जैसे नागेश जी ने भी कहा, मिथिला क्षेत्र जो है वो तो हम जानते हैं माता जानकी मैथिली के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहां की सांस्कृतिक विरासत जो है, उस सांस्कृतिक विरासत की जिसको कहना चाहिए स्ट्रेंथ, सुदृढ़ता और रिचनेस, डेप्थ जिसको हम कहते हैं, गहराई, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि जो मेरी जनरेशन के हैं या मेरे से पहले की जनरेशन के जो लोग हैं उनको बताने की कुछ आवश्यकता है, लेकिन आज की जनरेशन में वो विषय सही रूप से जाए। जैसे नागेश जी ने एक विषय रखा, जो व्यक्तित्व है, आज का समाज किस तरह से आगे बढ़ता है, तो करंट हमारी जो फुटिंग है, उस फुटिंग के ऊपर हम लोग हमेशा जंप करते हैं। अगर हमारा आज का धरातल उतना मजबूत नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आगे के लिए जंप करना, आगे के लिए छलांग लगाना, आगे के लिए लंबी दूरी की उड़ान भरना, उसकी संभावना कम होती है। और इसी तरह से और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, अपने इतिहास के ऊपर गर्व करना और उस गर्वित गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के आधार पे अपने भविष्य को सुदृढ़ करना, ये एक बहुत बड़ा समाज का काम है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की साधना विवेकानंद जी जहाँ ने की है पिछले 2 वर्षों में, उनकी और भी पुस्तकें मैंने देखी है, सामान्य रूप से उनकी पुस्तकों का जो विषय है, वो विषय उस क्षेत्र को लेके, उस क्षेत्र की जिसको कहना चाहिए
इतिहास को लेके, वहाँ के जो व्यक्तित्व है, ये पुस्तक तो लिविंग लेजेंड्स के ऊपर ही है, इसलिए वहाँ की जो व्यक्तित्व है, उन व्यक्तित्व के बारे में सामान्य जन को पता चले, जानकारी मिले। और इसका जो प्रयास है, उस प्रयास की, मैं तो मुझे लगता है कि शायद ही बहुत कम लेखक इस तरह से हैं जिनका शायद ध्यान इस तरफ है। पुस्तक लिखना और उस पुस्तक का उपयोग अपनी आजीविका के लिए करना, ये तो सामान्य लेखकों का प्रयास रहता ही है, लेकिन अपनी पुस्तक के माध्यम से समाज जीवन में कोई अलग जगाना, समाज को उस तरह का नेतृत्व देना जिसकी अभी कमी है, ये मुझे लगता है बहुत कम लोग करते हैं। और इसके लिए विवेकानंद जी का बहुत बहुत अभिनंदन और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग इस पुस्तक को पढ़ें, इस पुस्तक के माध्यम से अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी करें, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, अपने बच्चों में, परिवार में, पड़ोस में इस जानकारी के बारे में बताएं। एक चीज हमेशा हमको ध्यान रखनी होगी कि भारत एक राष्ट्र है, इसलिए जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो शायद क्षेत्रीयता हमारी थोड़े निचले स्तर के ऊपर होती है, लेकिन एक विषय जो हमको ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्र बनते हैं जब क्षेत्र हमारा मजबूत होगा। इसलिए हमारी क्षेत्रीयता, हमारी क्षेत्रीय पहचान, हमारी क्षेत्रीय संस्कृति, हमारा क्षेत्रीय इतिहास और वहाँ के जो जिनको कहना चाहिए लीजेंड्स हैं, ऐसे लीजेंड्स के बारे में अगर हमारा अध्ययन, हमारी जानकारी पुष्ट होगी तो शायद मुझे लगता है राष्ट्रीयता के लिए भी ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा। ये सब बात कहते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। विवेकानंद जी को बहुत बहुत अभिनंदन एक बार और मेरी तरफ। हृदय से धन्यवाद श्री सुरेश सोनी जी, आपकी बातें लंबे समय तक हम लोगों को याद रहेगी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री गजेश धारीवाल जी को, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत शुभ है। कृपया हमें आशीर्वचन प्रदान करें। श्री गजेश धारीवाल जी एक आध्यात्मिक, सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान देने वाले आदरणीय व्यक्ति, मूल रूप से भारत के हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। श्री धारीवाल जी विगत कई वर्षों से ओमान में रह रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 30 वर्ष से हैं यहाँ। अब योग के क्षेत्र में वे एक गहरे ज्ञाता है और ओमान में योग को जन जन तक पहुंचाने हेतु उन्होंने कई महत्वपूर्ण शिविर, गतिविधियों और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया है। उनका योगदान इस दिशा में अत्यंत सराहनीय है। वे इंडियन स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो आइए हम सब राजेश धारीवाल जी का स्वागत करें। सभी को सादर प्रणाम। संजय जी को विशेष धन्यवाद कि आज मुझे इस अवसर पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया, और न केवल आमंत्रित किया, क्योंकि जब मुझे कहा गया कि मुझे यहाँ बोलना है तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, तो बोले कि घबराइए मत, मैं आपको सब लिख के दूंगा, आपको क्या बोलना है वहां पर, चिंतित ना हो। तो लेकिन वो जो विधिवत जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, उससे पहले कुछ विचार अभी बैठे बैठे मेरे मन में आए, तो मुझे लगा कि विधिवत जानकारी तो दूंगा ही, साथ साथ जो मेरे अपने अभी मन में विचार है वो आपके साथ साझा करूं। सबसे पहला विचार जो मेरे मन में आया कि काश मुझे श्री विवेकानंद झा जी की किसी रचना को या पुस्तक को पढ़ने का अवसर मिला होता, तो आज जो मैं बात कह रहा हूँ उसके अंदर भाव और जो मेरा अनुभव है, जो मेरे एहसास हैं, वो सम्मिलित होते। दूसरा ध्यान जो मुझे आया कि जितने बड़े रचनाकार हैं, जितने बड़े वो राष्ट्रभक्त और राष्ट्रप्रेमी हैं, और जितना बड़ा काम वो कर रहे हैं, उसके लिए आज का जो कार्यक्रम है जिसका स्तर बहुत बड़ा होना चाहिए, और उनकी उपस्थिति यहाँ होती तो शायद उसको कहते हैं सही रूप में हम उनका अभिनंदन और आदर कर पाते। वास्तव में वो जो कर रहे हैं साधना है, जैसा संजय जी ने कहा, नागेश जी ने कहा। मैं और एक शब्द आगे जोड़ना चाहूंगा कि वो यज्ञ है राष्ट्र चेतना का, राष्ट्र जागरण का, मैं तो कहूंगा युग निर्माण का। और कहते हैं कि सबको काम जोर शोर से करना चाहिए, वो काम बगैर शोर के कर रहे हैं लेकिन पूरे जोर से कर रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा स्वामी जी ने कहा
कि अगर हर पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा होगा, अपनी जमीन से जुड़ा होगा, मजबूत होगा, तभी एक उपवन या एक वन बन सकता है। यही बात राष्ट्र के बारे में है। जब अपने क्षेत्र से, अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, तभी हम लोग राष्ट्र निर्माण के अंदर अपना योगदान दे पाएंगे। जैसा संजय जी ने कहा, श्री विवेकानंद जी ने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म पर इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ कहा है, और इतने विविध वो हैं, विषय हैं कि हम में से जिसका जिस तरफ रुझान हो, उसके लिए उस तरह की जानकारी, उस तरह के विचार, उस तरह की रचनाएं उन्होंने की हैं। तो आज का जो एक उद्देश्य है, ये उद्देश्य तो है कि हम पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, उसके साथ एक बड़ा जो विषय है कि हम न केवल इनको जानें, बल्कि इन विचारों को और इन बातों को अपने आसपास, अपने जानकारों में, अपने परिवार में, अपनी अगली पीढ़ी में उसको बांटें। तभी आज के इस कार्यक्रम की जो है वो सफलता मानी जाएगी। अब जैसा संजय जी ने मुझे कहा है, मैं थोड़ा सा कुछ मुझे समझ मिला था, 5 मिनट हो सकता है कुछ थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो थोड़ा सा मैं श्री विवेकानंद झा जी के विषय में पढ़ना चाहूंगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, और बट हिज आइडेंटिटी ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। He began his journey in Kolkata, where the fusion of modern intellect and traditional ethos shaped his early literary stage. Now based in Ranchi, he stands today as a respected author, academician, public intellectual, and cultural commentator. He has authored wide array of books, as I said, across various genres. Fiction है, poetry है, translation है, political commentary है, cultural studies हैं। उनकी जो सबसे शायद पहली पुस्तक रही थी, और कितनी गर्व और कितनी स्वाभिमान की बात है, यस आई एम बिहारी, और उसका हिंदी वर्जन आया था, हाँ मैं बिहारी हूँ। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नो मोर apologetic, no more apologist, the people's leader, and then living legends of Mithila 1 and 2, Buddha, not youth. His digital engagements, initiatives, education for Charcha has successfully completed more than 100 live sessions, making it one of the most consistent intellectual outreach program on Indian social platforms. पुस्तक के विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हो चुकी है, मुझे समय का भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक जो बात विवेकानंद झा जी ने एक इंटरव्यू में कही, वो मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा। Mithila is where Sita ji was born. It has always been a scholarly place and is considered as the flag bearer of ancient civilization. I wanted the youth to know about the achievements of people who belong to this place. तो इस भाव के साथ इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। एक और बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक बहुत अच्छा सा शब्द हम लोगों के माथे पर लगा दिया है, माइथोलॉजी। हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है, माइथोलॉजी बोलते हैं मिथ, लेकिन मिथ नहीं है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो इतिहास है, इतिहास ऐसा हुआ था। तो अपने मन में जब भी कोई आपको कहे कि दिस इज मिथोलॉजी, माइथोलॉजी, आप उसको वहीं रोके, नहीं ये इतिहास है, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, ऐसा हुआ है, हमारे वंशज, हम उनके वंशज हैं जिनके इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और एक बार पुनः हम सबकी ओर से विवेकानंद झा जी का अभिनंदन और शुभकामनाएं कि अपना ये कार्य ऐसे ही जारी रखें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना भरपूर अमूल्य योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गजेश जी, आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक रहे। आपने जिस सरलता और स्पष्टता से अपनी बात रखी, वह हम सभी को भा गई। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब समय है उस व्यक्तित्व का परिचय का जिनकी लेखनी ने लिविंग लीजेंड्स ऑफ मिथिला पार्ट 2 को जन्म दिया है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री फारूक जी को, जो लेखक श्री विवेकानंद झा जी का परिचय प्रस्तुत करेंगे। तो सब स्वागत करें श्री फारूक जी का। उनसे दिनों सबको स्वागत करना। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने के पहले सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद और संजय जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं मस्कत के लेजेंड्स के साथ मंच साझा कर रहा हूँ।
और बड़ी मुझे अत्यंत गौरव है कि मैं आज एक ऐसे लेखक का परिचय दे रहा हूँ जो एक साथ अर्थशास्त्री, चिंतक, लेखक, सांस्कृतिक दूत श्री विवेकानंद झा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद उनका मन सदा से साहित्य और संस्कृति की ओर झुका रहा है। कोलकाता से शुरू होकर उनका सफर आज रांची से पूरी दुनिया में तक फैल चुका। वे लेखक ही नहीं, राजनीतिक स्तंभकार, शिक्षाविद और सांस्कृतिक टिप्पणीकार भी हैं। उनका बालकाल कलकत्ता में गुजरा और प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पे हुई और साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन भी कलकत्ता से किया, बाद में MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा प्राप्त की और विगत 15 सालों से वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने यस आई एम बिहारी, जैसा कि धालीवाल साहब ने बताया, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, द बिम्बेट, सनातनी राम जैसी पुस्तकों के माध्यम से बिहार और भारत की पहचान को साहित्यिक स्वरूप में ढाला। उनका कार्यक्रम शिक्षा पर चर्चा 100 लाइव सेशन पार कर चुका है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लैंग्वेज लेजेंड्स ऑफ मिथिला पार्ट 2 को लिखने में उन्होंने 2 वर्ष से अधिक का शोध किया ताकि मिथिला की 25 विभूतियों की कहानी संसार तक पहुंच सके। आइए हम सब उनके इस प्रयास की सराहना करें और उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक जी, आपने बहुत सुंदर परिचय दिया। अब हम सभी लेखक स्वयं से उनके अनुभव, भावनाएं और इस पुस्तक की यात्रा को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री आदरणीय विवेकानंद झा जी को। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Before I start my speech, am I audible to all the esteemed intellectual audience who have gathered at that particular consecrated place? Am I audible to everyone? Hello, Nagesh ji, am I audible to everyone? Yeah, one minute, just 1 minute, 1 minute, 1 minute. स्पीकर है इसका। आपको मैं नीचे हाँ बोल। I wanted to check with all of you. Am I audible to everyone? Yes. Thank you. So I'm just starting my speech, bowing at the lotus feet of the absolute Brahma, as it has been envisaged and encapsulated in Upanishad. Balo Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasisyate. That is bowing at the supreme, at the lotus feet of the supreme Brahma, and of course at the lotus feet of Bhagavan Buddha, Lord Buddha. I am just going to, first of all, it has been a really some sort of immeasurable pleasure for me to be speaking to such a distinguished gathering of intellectuals. And I'm really, my heart goes out. I have no words, in fact, to express my deepest sense of gratitude and my thankfulness to Sri Sanjay ji for having organized such a gathering comprising of all, the prominent intellectuals, from the varied backgrounds. So in fact, I am really obliged and I am indebted, because as Sanjay ji in fact had said, I would just like to reiterate that this is going to be the first showcasing of Mithila and Maithili, in the global platform. That is outside India, it is the first book launch. So far as my sophomoric years goes,
as the honorable anchor has very specifically articulated, I do trace my genesis from Calcutta. Now it is Kolkata. And I have no qualms in terms of sharing my own experience of my sophomoric, my childhood, my juvenile days in Calcutta, where I had to undergo a deep sort of pain and some sort of distress as well, in as much as the sort of humiliation I experienced on account of my hailing from not so very conspicuous background, as Mithila and Bihar were being looked down upon in those days. So even, while mixing up, mingling with my friends, time and time again, I was subjected to some sort of taunts and some sort of sarcasms, criticisms as well, for hailing from a very, very inconspicuous and a heathen background. So suffering from deep mental distress, I wouldn't say trauma, sort of inquiry automatically crept up in my mind as to what exactly is my, is my background, is my overall pedigree, or, all about. So as I grew up, I let me tell you all the distinguished gathering here. I just discovered that Mithila, the place from where the place of my origin, the place from where I belong, in fact, had a very rich degree. Mithila, I discovered, happens to be the pioneer civilization on earth. And this I say very authoritatively, without an iota of exaggeration, in as much as even Bhagavad Gita, where Sri Krishna, corroborates my observation when he talks about, or when he speaks eloquently about that of Raja Janak. So, if you are alluding to King Janak, that means you are invariably and unimpeachably, you are corroborating that particular observation, that Mithila existed in the prehistoric days or in the prehistoric times. My dear esteemed intellectuals gathered over that particular place, and I really express my deep regret that I can only virtually behold all of your gracious presence there. But nevertheless, I would like to make it a point here, rather like to underscore this particular important fact here, that Mithila basically has been the first, the very person whom we consider to be the first knower of Brahma was Yagyabal. The great Saint Yagyabal, is considered to be the first knower of Brahma. And as Sanjay ji had very aptly and very appropriately, befittingly alluded to a very scholarly debate between Mandan Misra and that of great Adi Shankaracharya, which transpired in the sacred land of Mithila in Saharsa, much before that, I'm talking about millions of years back, there was a very great scholar born in Mithila. His name was Yagyabal, who was the first knower of Brahma. And there was a great scholarly debate between two individuals there. Gargi, a very erudite woman, perhaps had no parallel then, and even till this day, I am looking for somebody to stand in comparison with that of the great erudite lady then, that is Madam Gargi. So coming to the point, when I realized the greatness of Mithila, my own pedigree, my own sacred bhumi, then all of a sudden a realization dawned upon me that I should pick up the gauntlet, bite the bullet, and start projecting Mithila as a glorious lighthouse of knowledge. And that was the consequence. Even before that, as I already said, with my perception with all the distinguished guests there, even the sense of being a Bihari, which was, assailed time and time again by my friends and those, my own acquaintances there in Calcutta, a sense of revulsion, just grew up inside me. And that was the consequential trigger behind writing Yes, I Am Bihari, which became a global book. And it was launched by Sri Nitish Kumar ji, the incumbent Honorable Chief Minister of Bihar, and who is going to launch by the grace of divine, by the grace of Lord Buddha,
my upcoming book, Buddha Not Yudh, in Patna on Buddha Purnima, which is, of course, you all would appreciate, is a global solace in times of this, this war going on everywhere. So it is going to be a solace to humanity, that humanity should return to Buddha, not to Yuddha. Now coming to the most important fact, when I wrote the Living Legends of Mithila Part 1 in the year 2017, and it got launched there, and it got launched there, and most importantly, it is echoing, and now it's okay. Okay, thank you. So the sort of inspiration, I drew by projecting my own cultural glory, cultural civilization. The Living Legends of Mithila Part 1 was written in the year 2017, where I have had the privilege of projecting all stalwarts from Mithila from different varied backgrounds. As Sri Sanjay ji said, Madam Sarda Sinha ji, Dr. Sri Bindeswar Pathak ji, Sri Anjani Kumar Singh ji, then of course Sri Rajesh Jha, and so many, Dr. Manas Bihari Verma, Dr. J.N. Singh ji, so many people I just went on profiling in my first Living Legends of Mithila Part 1. After writing Part 1, a sort of idea struck me that I should be duplicating my grand effort to write the Living Legends of Mithila Part 2, because my the very objective or the avowed mission behind writing the Living Legends of Mithila Part 1 as well as Part 2 was to bring into existence, bring into public, the landscape of public attention as to the illustrious people who, who by virtue of their hard work, by virtue of their relentless struggle, could manage to become a role model for the entire community, in particular, a nation and mankind, humanity in general. So, as Sanjay ji has correctly said, it is the first book, my dear, very esteemed intellectuals gathered over there. It is the first book by the grace of God, by the inspiration of God. I wrote this particular book while visiting India, across India and Nepal, because Mithila, like Bengali, happens to be another cultural civilization which straddles India as well as Nepal. So after researching, extensively on those illustrious figures who needed to be projected and profiled, I undertook a very extensive visit across India and Nepal to portray the great, all great achievers in the myriad field of activities. And in this great, my endeavor, my noble endeavor, if you say so, I really have a pleasure of a great companion, a great friend, beloved brother, Sri Inderjeet Ji Singh Parmar, who showed a tremendous amount of scholarship by translating the Living Legends of Mithila Part 1 and as well as Living Legends of Mithila Part 2 into Hindi with great amount of dexterity, as well as designing the cover pages for both these books, along with having translated S.I.M. Bihari as well. He has been a very, very esteemed friend, guide, and philosopher to me. Most importantly, when I took this excruciating task of writing the Living Legends of Mithila Part 2, other the people who really supported me, Sri Ayodhya Nath Chaudhary, who happens to be a integral part of this book, one of the finest scholars of English language, along with being a Maithil literature from Janakpur Dham, he also helped me a lot. And of course, my dear esteemed brothers, audience, it had another spiritual overtone. As soon as I prostrated at the lotus feet of Mother Janaki in Janakpur, I got a very, very surprising call from the poet laureate from London, Mrs. Jyotirmaya Thakur, who I should give a full credit, and who, by the grace of divine, she had given me a commitment. She will be instrumental behind getting this book launched in Oxford University and at number of places in London, in United Kingdom. She called me up, and she became really, she stood for the staunch cause of Mithila by providing, all comments from across all continents.
you would find so many distinguished intellectuals from across the world, including Hollywood director had given his testimonial. All these she contributed because she's a well-known, Miss Poet Laureate in the country as well as known across Europe. Now, in the process of writing that, I do appreciate the contribution of Sri, Dr. Sri Bindeswar Pathakji, even though the father of Pitamo of Mithila is no more, but his son Sri Kumar Dilip ji from Sulabh Sauchalaya had provided sponsorship for facilitating this book coming into public existence. So I cannot help but express my deepest thanks to Sri Kumar Dilip ji, the incumbent president of Sulabh Sauchalaya. Now, while writing all the profiling all those people, I recall I have been very, very particular, very, very objective in terms of evaluation of the personalities I have portrayed in this book, wherein I gave a decent burial to all caste-based configuration. I am a human first. I believe in the ideology of Lord Buddha, and consequently, you all would be surprised. I consider myself a human, and consequently, I stayed at the residences of those people who are considered to be at the lower hierarchy of society or of the pyramid of society. And then I profiled all those people who I consider to have genuinely and tangibly contributed towards the uplifting of Mithila community, or Maithil community. Like, 4 Padma Shri I have had the pleasure and privilege to portray in my book. All 4 Padma Shri, I visited their homes and I stayed with them to portray them. I went to Kathmandu and as well as Janakpur, I stayed there for portraying the people who really contributed towards the mighty cause of Mithila. And then another very, very great personality I portrayed is that of Sri Mahendra Balangia ji, at whose residence or village, at whose house I visited in the remotest village in Madhubani, that is Malangia village, wherein he is a Vispitama of Maithili drama. And despite having worked extensively throughout his life, because he is already 80 years old and octogenarian, I saw his face was a bit sullen because he didn't get the rewards that he deserved. While leaving his house, I told him, Mahendra Babu, don't worry, you are going to get the award, and see the crystallization of my words by the grace of Mother Kisori ji. Because Janaki ji, as you have alluded to, I want the entire world to take cognizance of Mother Kisori ji being the synonym or being the other name of Mother Sita, Mother Janaki. So he got the Sahitya Academy Award only after the book was released. And I called him up to congratulate him. He was very happy. I reminded him that how I had, assured him that he was going to get a very coveted award. So coming to the next, the people like Dr. Sri Dhanakar Thakurji has spent his entire life in crusading for the cause of Mithila. Sri Bikram Yadav, a very, very young crusader in Nepal, surprisingly, even at the age of 38 years, he has done Himalayan work there. Really kudos and congratulations to Sri Bikram Yadav ji, who I think has logged in, and he is also a part of this function. Of course, Sri Ayodhya Babu also happens to be this. Madam Jyotirmaya Thakur ji also happens to be this. Now, coming to Sri Sanjay ji, the very venerable asked to organize this great grand function. Actually, while he worked as an insurance executive, in Bihar, while I think he was with the Bajaj Alliance, along with the collaboration from that of German company, he provided jobs to thousands of people. And the unemployment scenario across India, and I'm talking about decades ago in Bihar, it was really overwhelming. So Sanjay ji came along and provided jobs to thousands of people without, in a very, very bona fide way and without any quid pro quo. That was something astonishing, amazing for anyone. That has been his, the pivotal factor for the portrayal of Sri Sanjay ji as well. So what I'm trying to say is very simple. I'm just trying to say that only those people whose contribution to Mithila,
was a pivotal, has been a pivotal factor for for their portrayal in this book, The Living Legends of Mithila. Like all the four, that is Padma Shri, like Santi Devi, Sri Siman Pasmanji, Bawa Devi, and Tulari Devi. You would be, all my distinguished intellectuals who have gathered there would be really surprised to know Dulari Devi ji, a Padma Shri awardee in the year 2021, if I'm not mistaken, yes, 2021. She spent years on just living on, that is water, rice, and some form of saag. So can you believe people at the grassroots level, through their stupendous struggle, they attain to this particular glorious height? And that was the sheer trigger behind my consideration of all these great achievers, in the book, The Living Legends of Mithila Part 2, because my very objective was to show them as a role model for the society, not confined within Mithila or within Bihar, but for the nation, as for the humanity as such. Because a woman, such a woman of such a exemplary courage and conviction like that of Dulari Devi ji, spent years and years, and even life has not been very, cozy for her, not from the financial angle, even from the familial background. She suffered menacingly and suffered all sort of adversity. But nonetheless, sweeping aside all these sort of, curve waves of the earthly curve waves, she managed to register herself as a Padma Shri awardee. And hats off to her, to Madam Santi Devi ji, to Sri Sivan Pasman. Slept only for 2 hours while he drew painting, Mithila painting. All these people are the exponents of Mithila painting. So all esteemed intellectuals, Mithila painting has been an integral part of Mithila, and all these people were portrayed because of their achievements, their milestone achievements in the, they found their place in the Living Legends of Mithila. Time is indeed a very, very constraining factor. So I am so very apologetic. I cannot name everyone, but another gentleman, Dr. Yogendra Prasad Yadav, a brilliant linguist from Kathmandu, really a very humble person. He too got portrayed because he's a global linguist. So many people, got portrayed because of their overwhelming achievements, because of the milestone they set for the, for the posterity to follow in their footsteps. My dear intellectuals, I am born and brought up in Calcutta. I have, imbibed the erudition from both these places. So definitely being a flag bearer of both Calcutta and Mithila, it is my owing to my genesis from Calcutta, I drew all the intellectual inspiration and took to this task of, glorifying the Punya Bhumi of Mithila, Bihar, Bharat Varsha, and the humanity as such. My latest book, Budhanat Yudh, glorifies humanity. Because now coming to the Lord, we are almost at the fag end because time is a constraining factor. As Sanjay ji has repeatedly reminded me, because when I start, delivering my speech, I go on delivering, because so many aspects and dimensions of various aspects of various, you can say, the types of or various aspects of life rush readily to my mind. Now, at the conclusive point, I draw my immense inspiration from that of great Kalhan, who wrote Raj Tarangani in the 13th century. I do pray to Mother Janaki and Mother Saraswati, of course Lord Buddha, that I should have the inspiration to write the third Living Legends of Mithila Part 2, and hopefully in the year 2027, when I'll duplicate the steps of my Living Legends of Mithila Part 2 to write the Living Legends of Part 3, because Mithila is closer to my heart. Mithila has been a neglected place, and even the brilliant scholars hailing from this particular Punya Bhumi, they have concentrated their entire efforts in terms of their personal aggrandizement. I am not meant for personal aggrandizement. I have, tasks cut out for myself. I only Mithila and Maithili and Bharat Varsha
they remain, because Mithila is a part of Bharat Barsha, and Bharat Barsha as such, they remain heart and soul to me. I draw in my earlier years, in my sophomoric years, in the years of my juvenility, I would visit National Library, where I got an insight into Swami Vivekananda that blossomed my life onto the spiritual path as well as the intellectual path. So therefore, I would just finish my speech by quoting this particular, as Sanjay ji very categorically and very aptly began or kick-started his speech by referring to these very famous stanzas from Mithila, which was quoted by Shankara Mishra, while even he had not attained the age of 5 years, but when he went to Darbhanga Empire, because you all would know Darbhanga Kingdom, Darbhanga King was a very, very prosperous king. And when India-China war broke out, he is reported to have donated 9 months of gold to the then Prime Minister of India. So he was very rich and resourceful. And see the irony of ironies. Mithila today stands at the bottom of the social, developmental, and economic developmental paradigm of the nation. So when Shankar Mishra went inside that court, of course, it was not necessary, or it was prohibited for children to visit. So everybody expressed their surprise that how could that child be there? So in response to their, their exclamation, he introduced himself. Balohang Jagdanandang Name Bala Saraswati Apurane Panchme Barse Varnayam Jagatriyam. So most importantly, he was trying to say that don't go by my age. I may not have attained my 5 years of age, but nevertheless, I do have developed that particular prowess to describe the universe. That is a universal phenomenon which was, which emanated from the Punya Bhumi of Mithila, when great Yagyabal and Gargi discussed and debated about the existence of Brahma, not from the metaphysical or metaphorical context, but only from from the sense of pragmatism. That is the glory of Mithila, which as a microcosmic way, in a macrocosmic ways, I am seeking to redefine it in my own, with my own small pen. But of course, my pen has the blessings of Mother Janaki and Lord Buddha. My dear esteemed intellectuals, just last my quote, from Calcutta, because I represent Calcutta as well as Mithila. So Hemanta Mukhopadhyay, the great singer, had sung a beautiful song, which I always try to share with my audience when I address the audiences, in various seminars. That he said, "Ami hashlam bohu kadlam, আমি বহু কাঁদলাম আমি কাঁদলাম বহু হাসলাম, আমি জীবন জুয়ারে ভাসলাম, আমি বন্যার কাছে মৃত্যুর মাঝে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা, ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা, আমি বন্যার কাছে আমি মৃত্যুর মাঝে." Means even when I am born, I never knew which direction I would take. So wherever the natural current of life took me aside, I went in that particular direction. But much before I am gone, I managed to leave my footprints behind for the posterity to follow. That should be the mission and vision of every human being born on earth. I exhort upon and invoke the great stanzas of Hemanta Mukhopadhyay for entire humanity to work for the altruistic cause of humanity and to bring glory to humanity as such. Jai Mithila, Jai Maithili, and once again I bow down to the esteemed presence of all the glory, the very, very highly acclaimed intellectuals who have spoken so generously, in terms of the book and the author. I have no words to express my deep sense of gratitude. I thank Sri Sanjay ji. I may not know all the people, those who addressed today by their names, but nevertheless, I bow to every one of them with deep modesty and with a huge sense of gratitude and gratefulness. Thanks to all of you. हम सभी श्री विवेकानंद